औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास CS610 का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में बाइट स्टफिंग है। बाइट स्टफिंग में आज हमने क्या पढ़ना है, बाइट स्टफिंग का कंसेप्ट समझते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन में जाके। बाइट स्टफिंग में डाटा जो है फ्रेम्स की सूरत में सेंड होता है, ठीक है। अब डाटा जो है फ्रेम्स की सूरत में सेंड होता है, तो ये हमारे पास क्या पैकेट्स हैं और उनके फ्रेम बना हुआ है। अब फ्रेम में एक स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्लैग होता है ना एक फ्रेम। अब फ्रेम में हमारे पास जब एक फ्लैग आएगा, कैसे आएगा, यहाँ स्टार्टिंग में एक फ्लैग है, यहाँ स्टार्टिंग में एक एंडिंग में एक फ्लैग है। ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ हेड है, ये हमारे पास एंड ऑफ टेल है, ठीक है, जिसको हमने SOH पढ़ के आए हैं और EO एंड ऑफ टेल पढ़ के आए हैं ना पीछे हम। सम फ्रेम्स आर फिक्स, कुछ फ्रेम्स जो हैं वो फिक्स होते हैं और कुछ फ्रेम्स के साइजेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द फ्रेम होते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेम्स के साइज जो है फिक्स होते हैं और कुछ फ्रेम के जो साइज हैं वो फ्रेम पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। ईच फ्रेम जो है वो स्टार्ट होता है और एंड होता है बाइट पे, और उस बाइट को क्या कहते हैं, फ्लैग बाइट। हर बिट जो है हर हमारे पास जो फ्रेम है उनकी उसकी स्टार्टिंग बाइट, उसकी वो जो स्टार्ट और एंड होता है बाइट पर, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैग बाइट, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है अब कि हर फ्लैग में एक बाइट अकर होता है। अब वो बाइट जो, अगर वो फ्रेम जो है वो स्टफ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एस्केप बाइट। अगर फ्लैग के अंदर एक एक्स्ट्रा बाइट आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एस्केप बाइट। ये हमारे पास हेड होता है, ये हमारे पास टेल होता है, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास डाटा पड़ा होता है, ठीक है, ये हमारे पास डाटा होता है। तो मैं ना मज़ीद कोशिश कर रही थी कि मेरे पास इसी तरह की बन जाए, तो मैंने कहा इसी पे समझ लेंगे सारा कुछ। तो ये हमारे पास फ्लैग है, अब ये हमारे पास हेड है और ये हमारे पास टेल है। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पर एक एस्केप बाइट आ गई है, तो जब हमारे पास एक एस्केप बाइट आती है ना, पहली कंडीशन होती है कि एस्केप बाइट आ गई है। जब हमारे पास एस्केप बाइट आती है ना, तो हमारे पास डाटे में क्या होता है, इस तरह मैंने बनाया हुआ है ना, ये फ्लैग है और ये फ्लैग है, ये हेड है और ये टेल है। जब हमारे पास एस्केप बाइट आती है ना, तो उस एस्केप बाइट की एक और कॉपी यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास एस्केप की जगह फ्लैग बाइट आ जाए, एक फ्लैग बाइट मतलब कि स्टफ हो जाए, ये हेड है, सॉरी जस्ट ये मेरे पास हेड है। जब हमारे इसके अंदर एक फ्लैग बाइट जो है वो अकर हो जाए तो क्या होगा, उस फ्लैग बाइट में फ्लैग बाइट के आने से पहले एक फ्लैग, ये हेड है और ये टेल है, ठीक है। अब फ्लैग बाइट जहाँ पर आ गई ना, उस फ्लैग बाइट से पहले एक एस्केप बाइट आ जाएगी, ठीक है। उस फ्लैग बाइट के आने से पहले क्या आ जाएगा, एक एस्केप। अब उसके बाद जब हमारे पास एक फ्लैग और एक एस्केप बाइट आ जाए तो क्या होगा, फ्लैग से पहले एक एस्केप बाइट आ जाएगी और एक एस्केप की कॉपी भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब कैसे बनेगा, ये हमारे पास, ये तो हमारे पास फ्लैग हो गया, ये भी हमारे पास फ्लैग हो गया, ये हमारे पास हेड हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, टेल हो गया। माना कि गंद मार रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है मुझे वैसे। अब फ्लैग आ गया ना, फ्लैग से पहले हम क्या लगाते हैं, एस्केप बाइट, ठीक है। यहाँ पर एस्केप बाइट आ जाएगी और यहाँ पर एक फ्लैग बाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर एस्केप है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एस्केप आ जाएगा और यहाँ पर एस्केप की क्या आ जाएगी, ये कॉपी आ गई है, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब फ्लैग एस्केप हो गई, सिंगल फ्लैग भी हो गया, सिंगल एस्केप भी हो गया। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एस्केप और एस्केप आ जाए, अब हमारे पास अगर एस्केप और एस्केप आ जाए तो क्या होगा, फ्लैग हेड टेल। अब यहाँ पर भी एस्केप आ गई, यहाँ पे भी एस्केप आ गई, तो क्या होगा, हमारे पास जो डाटा बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, हेड टेल, यहाँ पर एक सिंगल एस्केप आ जाएगा
ठीक है, और फिर एक स्केप की कॉपी, फिर दूसरा स्केप, फिर दूसरे स्केप की कॉपी, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये कॉपी है और ये भी कॉपी ही है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया कि बाइट स्टफ क्या होता है। जहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा फ्लैग बाइट आ जाए या एक एक्स्ट्रा स्केप बाइट आ जाए तो हम स्केप बाइट की सूरत में स्केप बाइट की कॉपी लेते हैं, और अगर फ्लैग बाइट आ जाए तो उस फ्लैग बाइट से पहले हम स्केप बाइट लेते हैं। ओके, ये हमारे पास बाइट स्टफिंग है। चलते हैं अपने हैंडआउट्स पे। अब बाइट स्टफिंग हमने समझ ली, अब हमने समझ बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग क्या होता है? अब जिसमें एक बिट्स जो है पहले हम ना इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि बाइट स्टफिंग रेफर्स विद कैरेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर। जो बाइट स्टफिंग है वो कैरेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर, ठीक है, और जो बिट स्टफिंग है वो है बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर। ठीक है, हमने ये याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल आता है, 1 नंबर का। करेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर क्या है? बाइट स्टफिंग है, और बिट ओरिएंटेड हार्डवेयर क्या है? बिट स्टफिंग है। बाइट स्टफिंग ट्रांसलेटेड ईच रिजर्व बाइट इनटू टू अनरिजर्व बाइट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमने देखा है जैसे वो यहाँ पर स्टार्ट ऑफ हेड, एंड ऑफ टेल, स्टार्ट ऑफ, आगे यहाँ पर ये स्केप हमारे पास था, करेक्टर। अब यहाँ पर हमने बिट स्टफिंग के अबाउट सीखना है। बिट स्टफिंग में क्या है कि जो बिट स्टफिंग है ना, उसमें हमारे पास बिट स्टफिंग में हम अपने जो नॉन इन्फॉर्मेशन बिट्स ऐड करते हैं। ठीक है, अपने डाटा के अंदर नॉन इन्फॉर्मेशन बिट्स ऐड करते हैं ताकि हमारा जो मैसेज है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। अब हर फ्रेम के शुरू और एंड में, मतलब ईच फ्रेम बिगेन्स एंड्स विद अ स्पेशल बिट पैटर्न, और वो बिट पैटर्न हमारे पास क्या होता है? 0, और दरमियान में हमारे पास 5 1 आते होते हैं और फिर एक 0 आता है। ये हमारे पास एक कंप्लीट बिट पैटर्न है। और दिस 0 और जो लास्ट पे हम एडिशनल बिट्स जो ऐड करते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? बिट बिट स्टफिंग होती है। ठीक है, ये जो हम एंड पर 0 ऐड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि व्हेन एवर द सेंडर सीज 5 कंसेक्टिव वंस, अगर सेंडर जो है वो कंसेक्टिव 5 1 करे, देखे, तो उसके तो वो क्या होता है कि वो हमारे पास स्टफ्ड, हमने उसमें 0 ऐड करने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरिजिनल डाटा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 0, फिर हम इसको अगर हम पैकेट्स में तोड़ दें, ठीक है, उसको पैकेट्स में देखते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में करके देखते हैं ताकि हमें सही से समझ आ जाए। 0 1 1 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 कर रहे हैं ना, फिर 1। अच्छा, एक मिनट ज़रा, इधर से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा वैसे, कुछ खास किस्म का। ये 2 हो गए और ये 2 हमने लिख दिए, अब फिर हमने 4 करके लिखने हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे और फिर ये 2 हो जाएंगे। ओके, 1 2 ये हो जाएंगे और फिर ये 1 2 हो जाएंगे, 1 2 1 2। अब ये 0 0 1 0 एंड पर आ जाएगा। ठीक है, और एंड पर क्या आ जाएगा? 0 0 1 0। अब इस तरह से, अब यहाँ पर कंसेक्टिव वंस नहीं ना आ रहे हैं, कंसेक्टिव 1 हमारे पास नहीं आ रहे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? और लास्ट पे 1 0 भी है तो हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। अब देखा जाए यहाँ पर कंसेक्टिव 5 0 आ रहे हैं, अब यहाँ पर 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 और चौथा 5 5 भी आ ही गया ना 1। तो जब सेंडर देखेगा कि मेरे पास कंसेक्टिव 5 1s आ रहे हैं, तो उसने एंड पर एक स्टफ बिट लगा देनी है और वो हमारे पास क्या होगी? 0 होगी। मैं इसको इरेज करके ना, इसको मैं किसी और कलर में लिखती हूँ। ठीक है, 0। ये मेरे पास कौन सी बिट है? कंसेक्टिव 1, वो है, क्या कहते हैं, क्या कह रही थी मैं? स्टफ्ड बिट। ठीक है, फिर उसके बाद 5 1 2 3 आ जाएंगे, 1 2 3, और फिर अगले 2 1 2 5 आ गए, 5 कंसेक्टिव वंस देख रहे हैं जब सेंडर, तो उसने फिर एक स्टफ्ड बिट लगा देनी है 0। अब देखो, इसके स्टार्ट में 0 था ना, तो इसके एंड पर हमने 0 लगा दिया, इसके फर्स्ट और लास्ट पे 0 आ गया ना। अब इसके फर्स्ट पे तो पहले ही था ना, इसके लास्ट पे नहीं था, तो लास्ट पे हमने खुद स्टफ्ड बिट लगा दी, तो ये 0 0 हमारे पास कौन सी बिट्स हैं? स्टफ्ड बिट्स हैं, स्टफ्ड बिट्स हैं। अब उसके बाद फिर हमने देखना है कि सेंटर के पास क्या होगा। एक मिनट, ब्लू पेन। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5 कंसेक्टिव वंस आके,
और फिर अब यहाँ पर एक कंसेक्टिव जो है वो 0 आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। लेकिन अब देखें यहाँ पर एक 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0। अब देखो दरमियान में कोई भी बिट्स आ जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 1 नहीं 0 1। लेकिन अगर कंसेक्टिव 1 आ रहे हैं तो फिर उसके एंड पर हमने एक स्टफ बिट लगानी है, तो दीज आर स्टफ्ड बिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बिट स्टफिंग का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। हैंडआउट्स में हमें क्या कहा गया है, यही जो बाइट स्टफिंग के अबाउट बताया गया है। बाइट स्टफिंग के अबाउट हमने काफ़ी क्लियर तरीके से समझ लिया है। ट्रांसमिशन एरर्स आ गए हैं हमारे पास। उसके बाद यहाँ हमने देखना है कि ट्रांसमिशन एरर जो है वो क्यों अकर होते हैं, क्या कॉजेज़ हैं। डिफरेंट कॉजेज़ कौन से हैं, वो हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। कौन कौन से कॉजेज़ हैं, इंटरफेरेंस के कॉजेज़ हैं और पावर सर्जिस के कॉजेज़ हैं, जिसकी वजह से डाटा जो ट्रांसमिशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे पास। और जब ये हमारे पास इंटरफेरेंस और पावर सर्जिस आता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी बिट्स हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं, ये बिट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ट्रांसमिशन एरर हमारे पास कौन कौन से आते हैं, किस वजह से आते हैं, ठीक है। वो इंटरफेरेंस की वजह से आते हैं या पावर सर्जिस की वजह से, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। और जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी बिट लॉस्ट हो जाती है या बिट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। अब एरर को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए, एरर को किस तरह से करेक्ट किया जाए। To detect and correct errors, frame include additional information which is inserted by sender and checked by receiver. जब हम अपना डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं तो फ्रेम में हम अपनी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डालते हैं, एडिशनल बिट्स डालते हैं जो हेड पर आती है और जो टेल पर आती है, ठीक है। उससे जो है हम अपना डाटा जो है वो इनकरेक्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एरर जो है वो यहाँ पर आ रहा है और जो हम हमारा उसको उस डाटा को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम इनकरेक्ट डाटा को करेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर का शॉर्ट भी आ जाता होता है कभी कभी कि हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि फ्रेम्स में एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जिसकी वजह से जो कि सेंडर इंसर्ट करता है और रिसीवर चेक करता है, ठीक है। विच इज़ इंसर्टेड बाय सेंडर एंड चेक्ड बाय रिसीवर। इन दिस वे इनकरेक्ट डाटा कैन बी रिजेक्टेड एंड ऑल्सो द इनकरेक्ट डाटा कैन बी करेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। उसके बाद हमारे पास पैरिटी चेकिंग आ जाता है। अब जो ऊपर हमारे पास एरर्स आ रहे थे, अब उन एरर्स को किस तरह से चेक किया जाए, उसके 2 मेथड्स हैं। एक इवन पैरिटी चेकिंग है और एक ओड पैरिटी चेकिंग है, ठीक है। टू डिटेक्ट द एरर देयर आर डिफरेंट स्कीम्स इन विच पैरिटी चेकिंग इज आल्सो कॉमनली यूज्ड। इन पैरिटी चेकिंग, पैरिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बिट्स सेट्स टू 1 इन द डाटा आइटम। 2 टाइप्स हैं हमारे पास, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। जो हमारे पास एरर्स थे वो किस वजह से आते थे, इंटरफेरेंस की वजह से आते थे, या पावर सर्जिस का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है या किसी चीज़ का इंटरफेयर करना, ठीक है। किसी भी चीज़ का इंटरफेयर करना हो सकता है। अब पावर, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का आना जाना, तो ये भी ट्रांसमिशन एरर में इंक्लूड होता है। अब उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमने लिख दिया कि डिटेक्ट हम किस तरह से करते हैं। सेंडर जो है वो इंसर्ट करता है एक्स्ट्रा बिट को, मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को चेक करता है रिसीवर। अब उसको तरीके, मतलब उनको चेक करने के डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो है इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। अब हमने समझना है इवन पैरिटी को। इवन पैरिटी क्या होता है, इन एन इवन पैरिटी द नंबर ऑफ 1s इन डाटा शुड बी एन इवन नंबर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि इन ओड पैरिटी नंबर ऑफ बिट्स शुड बी एन ओड नंबर। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या कहा गया है, रेड पेन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इवन पैरिटी है, ठीक है, उसमें अगर हमारे पास 1 और 1 2 है, इस तरह से टेबल बना हुआ, ठीक है। अब ये देखो 1 और 2, मतलब 1 1 हमारे पास 2 होता है ना, तो 2 में हमारे पास क्या आएगा, 0 0 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमारे पास 1s की तादाद इवन होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। और अगर हमारे पास 1s की तादाद जो है वो ओड होगी तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं कि ये ओरिजिनल डाटा हमारे पास, यहाँ पर 1 की तादाद है कोई, 1 कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 0 भी एक इवन नंबर है ना, 0 2 4 6 8 ये हमारे पास इवन नंबर है ना। तो जहाँ पर भी ओरिजिनल डाटा में हमारे पास 1 की तादाद इवन होगी तो हमारे पास इवन में क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0, ओके। फिर उसके बाद अब अगर
अगर हमारे पास क्या था, इवन होगी तो 0, ओड होगा तो 1। दोबारा से देखते हैं डाटा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 है, तो ये 5 हमारे पास क्या है, ओड है ना, तो हमारे पास इवन में क्या आ जाएगा, 1। अब जाहिर सी बात है जब इवन में 1 आएगा तो ओड में तो 0 ही आएगा ना, तो साथ साथ हमने ओड पैरिटी भी फिल करते जाना है और इवन पैरिटी भी फिल करते जाना है। अब ओरिजिनल डाटा में 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर हमारे पास क्या आता है, 0। इवन नंबर हमारे पास क्या आता है, 0, और ओड में क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद हमारे पास ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 हमारे पास कितना नंबर है, इवन ना, तो इवन में हमारे पास क्या आता है, 0। आपने याद रखना है कि इवन पैरिटी होगा तो आंसर 0, ओड पैरिटी होगा तो 1। ओके, जाहिर सी बात है कि जब 1 यहाँ पर आ जाएगा तो वहाँ पर तो 0 ही आएगा ना, या यहाँ पर 0 आ जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब ये ओड नंबर है। तो ओड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, सॉरी 1 है, तो इवन पैरिटी हमारे पास 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इवन पैरिटी नहीं है। ओड जब हो, इवन हो तो हम 0 लगाते हैं ना, तो ये इवन नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ओड है तो 1 आ गया। अब 1 2 3 3 हमारे पास कौन सा नंबर है, ओड नंबर है ना, तो ओड अगर हो तो हम क्या लगाते होते हैं, 1 पे इवन में, तो ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। फिर से देख लें कि अगर हमारे पास 1 जो है वो हमारे पास ओड होगा, मतलब इवन होगा, पहले हम इवन देखते हैं ना, कि अगर हमारे पास 1 की तादाद इवन होगी तो 0 आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास 1 की तादाद जो है वो ओड है तो आंसर क्या आएगा, 1। ओके, ये इवन और ओड पैरिटी है। ओड पैरिटी भी हमने समझ लिया, इवन पैरिटी भी हमने समझ लिया। मैं कह रही हूँ कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1, इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इवन पैरिटी लिखना है और यहाँ पर ओड पैरिटी का लिखना है। तो यहाँ पर 1 की तादाद क्या है, इवन है, तो जब इवन हो तो हम क्या लगाते हैं, कहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इवन हो तो सॉरी ओड हो, देखो ना, दोबारा से हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर 1 की तादाद हमारे पास ओड हो, इवन हो तो हमारे पास 0 आता है, अगर ओड हो तो हमारे पास क्या आता है, 1। तो यहाँ पर क्या है, तो इवन पैरिटी में क्या आ जाएगा, 1, और ओड में क्या आ जाएगा, 0। अब ये हमारे पास तादाद इवन है ना 1 की, तो यहाँ पर इवन में क्या आ जाएगा, 0, ओड में क्या आ जाएगा, 1। आप इवन पर फोकस रखें, ओड छोड़ दें, ओड खुद ब खुद फील हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ओड है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। या आप इस तरह से रख लें कि 1 1 का 0 आ गया और ये वाला 1 जब 0 में ऐड होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। छोड़ दें आप इस मेथड को, यही आसान है। तो ये 1 हमारे पास कौन सा मेथड है, इवन, ओ सॉरी 1 1 हमारे पास इवन है, तो इवन जब हो तो इवन में क्या आता है, 0, और ओड में क्या आ जाएगा, 1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ इवन एंड ओड पैरिटी। तो देखिए यहाँ पर पैरिटी बिट क्या कहा गया है, पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिटेड विद डाटा आइटम चूज टू गिवन द रिजल्ट बिट इवन और ओड पैरिटी। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आप देख लें कि इसमें 1 जो है वो हमारे पास इवन नंबर में है ना, ओड नंबर में है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और ओड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इट हैज़ ओड 1s, ठीक है। अब हमारे पास ओड पैरिटी क्या होगा, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 जब हमारे पास ओड है कि इवन है ना, ओड है सॉरी, तो ओड के लिए हमारे पास इवन में इवन पैरिटी में क्या आता था, 1 आता था, तो इस तरह हमारे पास ओड पैरिटी में क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे हैं ना। ओके, ये हमारे पास इवन पैरिटी आ गया, ओड पैरिटी आ गया, हम जिस तरह से हमने डाटा को प्लस कर दिया है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये रहे 1 0 0 1 0 0 0 1 है। अब यहाँ पर ये हमारे पास इवन ओड में है ना, तो ओड जब हो तो हमारे पास क्या आता होता है, इवन पैरिटी 1 ना, तो जब हमारे पास सॉरी इवन पैरिटी जब हमारे पास ओड हो तो 0 आता है, इवन हो तो 1 आता है, ठीक है। ओके, शायद मैं उल्टा बोल गई हूँ, खैर 1 आया इसका, ठीक है, क्योंकि ये ओड है तो ओड में हमारे पास इवन पैरिटी में क्या आता है, 1। अब हमने इसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। इसी तरह इनकरेक्ट डाटा इज, हमारे पास इनकरेक्ट डाटा क्या होगा, इस तरह से। अब देखो इनकरेक्ट डाटा कैसे हमें बता रहा है कि ये इनकरेक्ट है।
अब यहाँ पर 4 1 है ना, 4 1 आ गए, तो 4 1 में हमारे पास इवन में क्या आना चाहिए 0, लेकिन और पैरिटी में क्या आना चाहिए 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया है और पैरिटी, और ये हमारे पास क्या बन गया इवन पैरिटी। इस अबाउट एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, आपका कंसेप्ट इसके अबाउट क्लियर होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं कि पैरिटी कैन डिटेक्ट एरर्स दैट चेंज इन ओड नंबर ऑफ बिट्स। फॉर एग्जांपल, ये हमने सारा अपना क्लियर कर लिया। पैरिटी यूजली इज यूज टू डिटेक्ट ऑन बिट एरर, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन स्कीम्स कैन, इन एडिशन टू पैरिटी चेकिंग, अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। दीज मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव। सबसे पहले हमारे पास जो मैकेनिज्म्स हैं वो कौन कौन से हैं एरर डिटेक्शन के, वो है द साइज ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि हमारे पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका साइज क्या है, मतलब ट्रांसमिशन ओवरहेड, साइज ऑफ एडिशनल ट्रांसमिशन, computational complexity of the algorithm, the number of bits error that can be detected। ठीक है, ये मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास एरर डिटेक्शन स्कीम्स के, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। और जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी देख लेना कि इसको हम द साइज ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन ओवरहेड कहते हैं। कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को हम कंप्यूटेशनल ओवरहेड कहते हैं, और नंबर ऑफ बिट एरर को हम हाउ वेल एरर्स आर डिटेक्टेड, इनको ब्रैकेट वाले नेम भी आपने याद कर लेना। अब हमारे पास रहता है चेकसम, ठीक है। द सेकंड प्रोसीजर, जो हमारे पास सेकंड प्रोसीजर है एरर्स को डिटेक्ट करने का, वो है चेकसम। पहले था पैरिटी और दूसरा है चेकसम। इन दिस प्रोसीजर डाटा इज ट्रीटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। इनमें हम इंटीजर्स का सीक्वेंस लेते हैं और उनका अरिथमेटिक सम निकालते हैं, और कैरी बिट्स को हम फाइनल सम में ऐड करते हैं, ठीक है। द चेकसम इज कैलकुलेटेड बाय ट्रांसमिशन, देन इट इज सेंट अलोंग द डाटा and the receiver, and the same calculation is performed and then compared with the original checksum transmitted. In this way errors are detected if the received checksum is different from the sent। बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, आपने इसको अच्छी तरह से करना है क्योंकि इसमें पैरिटी भी आता है, चेकसम भी आ जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सेकंड प्रोसीजर है एरर्स को डिटेक्ट करने का, वो है चेकसम एरर। इस प्रोसीजर में हम डाटा को सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स में लेते हैं और फिर उनका अरिथमेटिक सम कंप्यूट करते हैं। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। सॉरी, ऊपर हमने चेकसम छोड़ दिया है। चेकसम में यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हमारे पास इसको हम चेकसम को में एरर किस तरह से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाइनरी में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू दी गई है 1 2 3 1। अब हमने इनको ऐड किया, हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7। इधर ही चेक करते हैं, ठीक है। इधर ही थोड़ा सा कर लेते हैं काम अपने छोटे से वाइट बोर्ड पे। ओके, फॉर एग्जांपल चेकसम जब हमने एरर फाइंड करना है तो हमारे पास जो नंबर है वो चेकसम की वैल्यूज हमने सबसे पहले लिखनी है। फॉर एग्जांपल वो चेकसम की वैल्यू वो ये रही। अब इनको ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आता है 7 8 9 10 आया। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो -10 शो हो रही है तो हम इनको ऐड करके अपने चेकसम की वैल्यू निकाल सकते हैं और एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बाइनरी आइटम में नंबर आप छोड़ दें इसको, ये ज़रूरी नहीं। एटम जो एरर है वो हम यहाँ, साथ ही हम इनकी एडिशन ये भी देखते हैं कि कितने बिट नंबर है। तो ये 4 बिट नंबर था ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कितना बिट नंबर था 1 2 3 4 बिट नंबर था, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर भी हम देखेंगे कितने बिट नंबर है 3 बिट नंबर है। 4 बिट नंबर है लेकिन बीच में 0 की तो वैल्यू ना काउंट होती, तो आंसर क्या आया 7 ही आया। अब उसके बाद साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करते हैं। यहाँ पर इसका कोई बताया नहीं हुआ है जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाए। वैसे तो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ही बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, तो हम निकाल देते, लेकिन यहाँ पर अबाउट कुछ नहीं बताएगा, हम यहाँ पर इसको रीड ही करेंगे। टू इनेबल अ नेटवर्क सिस्टम और टू डिटेक्ट मूव एरर विदाउट इंक्रीजिंग to enable network system to detect move error without increasing the amount of information in each packet, and other more successful approach is called CRC, मतलब cyclic redundancy check। To understand the concept of CRC, consider data in a message as coefficient of a polynomial। Their coefficient set is divided by a polynomial। आपने ना इसको बस याद रखना, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता। आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये देखें यहाँ पर, यहाँ से समझ लेते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल, कि ये हमारे पास जो है ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये एडिशनल बिट हम खुद ऐड करते हैं बीच में, ये डिवाइजर हमें दिया गया होता है, हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो हमारे पास 10011 जो है वो 1001 था, हमारे पास ऊपर आ जाएगा 1001। अब जब हम इसमें से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, ठीक है, माइनस तो नहीं ना, तो 10 में से 1 गए तो 1 आ जाता है, तो हम इसमें प्लस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 001, फिर 010, फिर 0 ऐसे ही आ जाएगा और 1 नीचे उतर गया, फिर हमने दोबारा 1 पर डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास दोबारा से 1 आ जाते। ठीक है, और फिर जब हमने इनको ऐड किया तो ये 0 0 आ जाता है। अब ये 0 0 स्टार्टिंग वाले इनको हम इग्नोर करते जाएंगे और यहाँ आगे से स्टार्ट करते जाएंगे, बिल्कुल जो हमारा जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उसी तरह होता है। लेकिन इस चीज़ को ना यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो आपने लिहाजा ने इसको MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि टू इनेबल अ नेटवर्क सिस्टम to detect move error without increasing the amount of information in each packet. Another most successful approach जो है वो हमारे पास cyclic redundancy check है। To understand the concept of cyclic redundancy check, consider data in a message as coefficient। ठीक है, कोएफिशिएंट किसका है, पोलिनोमियल का है। क्या हमने चेक करना है, कंसिडर करना है डाटा को मैसेज में एज अ कोएफिशिएंट किसका, पोलिनोमियल का, और इनका कोएफिशिएंट का जो सेट है उसको हम डिवाइड करेंगे, इज डिवाइडेड बाय अ नाउन पोलिनोमियल, जो हमें पोलिनोमियल पता होगा उस कोएफिशिएंट सेट के साथ हम डिवाइड कर देंगे। द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन, जो हमारे पास डिवीजन का रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एरर होगा। ठीक है, उससे हम एरर अपना चेक कर पाएंगे। The remainder of this division is then transmitted as CRC and checked at the receiver to detect message errors. CRC has a good error detection properties. It is easy to implement in hardware. उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट आ जाते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में। इस साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में दो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर और एक्सक्लूसिव और एक्स और, मतलब कि अब एक्सक्लूसिव एक्स और हमारे पास क्या होता है, एक तो और होता है ना, ज़रा एक तो और होता है ना, और में हम प्लस करते हैं, लेकिन एक्स और का मतलब क्या है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो समझते हैं पहले यहाँ पर क्या कहा गया है। एक्स और की आउटपुट क्या है, ये ए बी, ये हमारे पास आउटपुट है। 0 0 0 यहाँ पर कहा गया 0 1 1 1 0 1 और 0 0 1, और का ही ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ किया गया। ठीक है, शिफ्ट एक्सक्लूसिव और हम अपने जो हमारे पास जो हमने पढ़ा हुआ एक्स और का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो और का आंसर है ना वो चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं किया गया। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर और एक्स और, यहाँ पर एक्स और का यूनिट जो है वो इस तरह से बताया गया है, आपने इसको देख लेना है, अगर पूछा भी जाए तो इसका सिंबल ये रहा। ठीक है, क्रॉस होता है दरमियान में। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है शिफ्ट रजिस्टर इज ऑल्सो नॉन इन फिगर, इट परफॉर्म्स टू ऑपरेशंस, ये हमारे पास दो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इनिशियलाइज मतलब कि तमाम बिट्स को 0 पर सेट कर देता है, और शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, मूव और बिट्स लेफ्ट पोजीशन पर तमाम बिट्स को जो है वो मूव कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर की एग्जांपल दी गई है, सॉरी इस शिफ्ट रजिस्टर की एग्जांपल दी गई है। अब जैसे कि 0 1 1 0 है ना, अब जब हमने इसको शिफ्ट करना है ना, तो हम इसको शिफ्ट कैसे करेंगे कि ये हमारे पास ये आउटपुट वैल्यू है और ये हमारे पास वैल्यू टू बी शिफ्टेड है। हमने इसके पीछे से बैक से जब हमने 0 यहाँ पर शिफ्ट किया ना, और सॉरी 1 यहाँ पर शिफ्ट किया, एक बिट हमने यहाँ पर शिफ्ट की 1, तो इसके आगे हमारे पास क्या चला गया, एक मिनट ज़रा, यहाँ पर टोटल वैल्यू है क्या, वैल्यू को ये शिफ्ट कर देते हैं, नहीं नहीं, यहाँ पर एग्जांपल इस तरह से दी गई है कि हमारे पास वैल्यू ये है 1 0 1 1 0। अब शिफ्ट रजिस्टर में हमारे पास क्या होता है कि हमने बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होता है। अब ये जो 0 है, 1 जो है वो आगे मूव होगा, और ये मूव होकर कहाँ आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट मूव करना है ना, तो ये 1 जो है वो यहाँ से मूव होगा और उठ के बैक पर आ जाएगा। तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 1 1 0 1, ये हमारे पास इसकी न्यू वैल्यू होगी आफ्टर शिफ्ट रजिस्टर अप्लाई करने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर नंबर 5 की अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेक्चर जो था इम्पोर्टेंट था, लंबा भी हो गया, तो छोड़िएगा मत, ज़रा एंड तक ही सुनिएगा। अब तो सुन भी लिया होगा आपने, समझ लें अच्छी तरह से, ताकि आपको आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर